सो टिल नाउ हम लोगों ने पढ़ा हीट के बारे में, देन टेम्परेचर, देन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। उसके लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। दो टाइप के थर्मोमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वन इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड अनदर वन इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसा नाम वैसा काम, क्लिनिकल यानी क्लिनिक में यूज किया जाने वाला थर्मामीटर, और लेबोरेटरी यानी लैब में यूज किए जाने वाला थर्मामीटर। सो इसके बारे में और हम लोगों ने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या यूज किया जाता है, इसका टेम्परेचर रेंज कितना है, ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वी हैव गॉन थ्रू द कन्वर्सन यूनिट of conversion from one unit to another unit. It means Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius. Then we will continuing with next topic, which is called freezing point and boiling point. As the name suggests, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा नाम हमें बताया फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में बदलना शुरू करे, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में बदलना शुरू करे। जैसे तुम लोगों के लिए बहुत पसंदीदा एग्जांपल बता रहा हूँ, सारे लोग आइसक्रीम खाने के बहुत पसंदी हो गए। तो अपने घर में अगर आइसक्रीम जमाते होगे, आइसक्रीम के लिए उसका लिक्विड बना के हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, वो आइसक्रीम बन गया। सो वही टेम्परेचर जिस पर आइसक्रीम का लिक्विड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइसक्रीम और द आइसक्रीम लिक्विड। सो वैसे ही हर चीज का वो टेम्परेचर जो कि हर चीज के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम एग्जाम्पल वाटर का लेके चलेंगे, बट वो हर चीज के लिए अलग अलग होता है। सो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो लिक्विड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम फ्रीजिंग टेम्परेचर। एंड उस पॉइंट को, यानी वो टेम्परेचर जस्ट उस पॉइंट को हम लोग एक ऑल्टरनेट नेम से भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है ये। आगे हायर क्लास में बहुत सारे डिटेल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट नॉट नाउ। अभी के लिए जस्ट इतना ही काफी है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। सो लिक्विड हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एट विच दे टर्न इनटू सॉलिड। सो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर जाकर वो लिक्विड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। देन कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम किसी लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं, यानी गर्म करना शुरू करते हैं, देन एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि लिक्विड में से भाप निकलना शुरू होता है। वो धीरे धीरे इतना काफी गर्म होते जाएगा कि अब वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता जाएगा। वो टेम्परेचर जिस पर वो लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में चेंज होते जा रहा है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यानी अब ठीक इससे ज्यों ऊपर जाएगा त्यों लिक्विड भाप में चेंज होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, जो कि मेजर करने के बाद आया। ऐसे ही बहुत सारे चीजों का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि हम पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, वो पानी से बहुत काफी कम है। बिकॉज तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, पेट्रोल टंकी पे अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ जाते होगे, तो ज्यों पेट्रोल तुम्हारे व्हीकल में भरना शुरू होता है त्यों उसका स्मेल तुम्हारे नाक तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। स्मेल कैसे आएगा? स्मेल तभी आएगा जब वो वेपर के फॉर्म में उड़ रहा है चीज।
तभी स्मेल हमारे नाक तक आ सकता है। इट मीन्स वो रूम टेम्परेचर पर ही वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। या हम लोग पेट्रोल या डीजल को अगर कभी एक बूंद अपने हाथ पे गिराए होगे तुम लोग भी, तो बहुत ठंडा महसूस होता है और तुरंत करके वो हमारे हाथ पर से उड़ जाता है। पानी की तरह बहुत देर तक नहीं टिकता है वो एक्चुअली उसका वेपोराइजेशन टेम्परेचर बोला जाता है। बट फॉर यू पीपल यू कैन कंसीडर इट एज बॉइलिंग पॉइंट और द पॉइंट एट विच इट स्टार्ट्स वेपोराइजिंग। वो वेपोराइज करना स्टार्ट कर जाएगा। ऑल्दो इसमें डिफरेंस है, ध्यान दिए होगे ठंड के दिन में भी पानी जो है, ऑल्दो तुम्हारे बकेट का पानी या नदी का पानी वेपोराइज करते रहता है, भाप के फॉर्म में उड़ते रहता है, जबकि नदी के पानी को कोई उबालता नहीं है। तो ये एक्चुअली इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन और बॉइलिंग टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऐसे पॉइंट से स्टार्ट होता है जब हम किसी चीज को उबालते हैं या गर्म करते हैं, देन द बॉइलिंग पॉइंट कम्स इन पिक्चर। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, बट यू पीपल आर गोइंग थ्रू बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जस्ट इसको इतना ही समझेंगे, जब हम लोग किसी लिक्विड को गर्म करते हैं या हीट सप्लाई करते हैं, देन अ टेम्परेचर कम्स एट विच दैट लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग टू वेपर। That state or that temperature is called boiling point of that liquid। ठीक है, तो ये दोनों हुआ हमारा, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक हुआ बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का एग्जांपल हम ले रहे हैं। वाटर हमारा 0 डिग्री पे फ्रीज कर जाता है, जबकि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुंचेगा तो भाप के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इवापोरेशन के लिए कंडीशन नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना कोई भी। इवापोरेशन हमारे घर में सफाई की जाती है, पानी जमीन पे गिर जाता है, वो खुद ब खुद थोड़े देर के भीतर हो जाता है। उसके लिए कोई हम हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं उसको, लेकिन वो गायब हो जाता है। तो क्या वहां पे बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है पानी का? नहीं, उसको हम लोग एक दूसरा प्रोसेस बोलते हैं जिसको इवापोरेशन बोला जाता है। क्लियर फॉर एवरीवन? अभी तुम लोगों ने ज्यादा डिफरेंस नहीं पढ़ा है इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, बट आगे चल के उसको हम देखेंगे तो उसके हिसाब से हम उसको आगे पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। सो कमिंग टू अगेन नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? सो ब्रेक वन बाय वन टोटल सेंटेंस, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर मीन्स एक जगह से दूसरे जगह भेजना या एक जगह से दूसरे जगह चलना। जैसे तुम लोगों को बोला जाए कि तुम, कोई बच्चा अपने पेरेंट के साथ पटना में पढ़ता था, किसी स्कूल में होगा, जस्ट एग्जाम्पल किसी स्कूल का ले सकते हो, उसका एक ब्रांच बक्सर में भी है या दूसरे जगह पे। मान लो वो उनके पेरेंट दिल्ली चले गए, जैसे डीएवी का होगा या और किसी का। सो ऐसे इनका ब्रांच मान लो दिल्ली में भी है। सो वो करते क्या है, जनरली अपने बच्चे के लिए यहाँ से पेपर लिखवा के और दिल्ली लेके चले जाते हैं। तो वहाँ का दिल्ली का स्कूल जो है उनको एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज यहाँ के स्कूल ने, पटना वाले स्कूल ने उसको एक ट्रांसफर लेटर दिया हुआ होता है, यानी यहाँ से जस्ट इस बच्चे को भेजकर वहाँ पे भेजा जा रहा है। सिंपली ये कहानी। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब भी वही, यानी गर्मी का या हीट एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, यानी उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाना। ये प्रकृति में ये 3 तरह से होता है जनरली, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के नाम से। इसके चलते प्रकृति में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, we will come to know, but here the topic is transfer of heat. It means the flowing of heat from one point to another point when the condition is reached, यानी जब वो कंडीशन बन जाए। कब हीट फ्लो करेगा? क्या जनरल में भी हीट फ्लो करेगा? बहुत कम।
लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लोहे को एक पॉइंट से गर्म करना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे, और अगर इस लोहे को इस पॉइंट से हम टच करें तो कुछ देर तक तो हमें हीट महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद हीट जो है हम धीरे धीरे फील करने लगेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको कैंडल से हीट कर रहे हैं। इट मीन्स एट दिस पॉइंट वी आर ट्राइंग टू हीट द आयरन रॉड और एनी मेटल रॉड, and slowly heat is transferring from this place to here। यहाँ पे मैं हाथ का पोजीशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे धीरे धीरे हीट जो है वो फ्लो कर जाता है। सो दिस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर रीजन, यहाँ से हॉटर रीजन टुवर्ड द कोल्डर रीजन इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ये रहा तुम्हारा सही डेफिनेशन लिखने के रूप में। पहले जो मैंने बताया जस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज जनरल डेफिनेशन जो कि समझने के लिए मैं बता रहा हूं। सो सिंपली ट्रांसफर ऑफ हीट और फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। ये कब तक फ्लो करता है? यू कैन कम टू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लाइफ। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल। जो मेरे क्वेश्चन को समझ रहे हो वो आंसर देने की कोशिश करना। मैक्सिमम लोगों के घर में टंकी से पानी आता होगा, उनके नल में पानी कब तक आता है? कोई भी ट्राई करो, नल में पानी कब तक आता है? यस, एनीवन एल्स? कोई और भी बोलो। सिंपली बहुत साधारण है इसका आंसर। साक्षी, जब तक मैं नाम नहीं लूंगा कोई बोलोगे नहीं। साक्षी, नल में पानी कब तक आता है? जब तक उसमें जाता है। हाँ, जब तक टंकी में पानी जाता है। यस, वेरी सिंपल, यस, गुड। जब तक उसके टंकी में पानी जो है एक लेवल से ऊपर रहता है। जो लोग अगर टंकी मरम्मत करते समय, टैंक को मरम्मत करते समय देखे हो, बनते समय देखे हो, उसमें एक जगह से नीचे ले आने के लिए पाइप लगाया जाता है। जब तक टैंक में पानी उस लेवल से ऊपर रहता है तब तक हमारे नल में पानी आता है। जब उस लेवल के नीचे उतर जाता है तो अब पानी आना बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर इज फिनिश्ड इन आवर टैंक, यानी हमारे टंकी में पानी खत्म हो चुका है। वैसे ही हीट का फ्लो कब तक होगा? जब तक यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म है, यानी एक जगह बहुत काफी गर्म है, दूसरा जगह उससे कम गर्म है, तब तक हीट का फ्लो होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। लेकिन ज्यों यहाँ का हीट का फ्लो यहाँ के बराबर हो गया तो हीट का फ्लो रुक जाएगा। इस पॉइंट पे हीट का फ्लो तब होना बंद हो जाएगा जब उसका भी टेम्परेचर इतने के बराबर हो जाएगा। ऑल्दो इस कंडीशन में इट इज रियली इम्पॉसिबल कि इस पॉइंट का टेम्परेचर इस पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी जितना यहाँ का टेम्परेचर है उतना ही यहाँ का टेम्परेचर होगा, नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस हीट होते जा रहा है, ये कंटिन्यूअस धीरे धीरे एनवायरमेंट में हीट को लूज भी करते जा रहा है। सो ऐसा कंडीशन को बनाने के लिए हम करेंगे क्या? मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ से हम मोमबत्ती हटा देते हैं या कैंडल को हटा देते हैं, तो क्या होगा? हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जितना गर्म हो चुका है, धीरे धीरे ये भी पॉइंट उतना गर्म हो चुका है। उसके बाद कुछ देर बाद इसमें हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इतना ही मैं इस पॉइंट में बता रहा हूं कि हीट का फ्लो कब तक होगा? अनटिल द बोथ ऑब्जेक्ट रीचेज द सेम टेम्परेचर, यानी दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम ना हो जाए तब तक उसमें हीट का फ्लो होते रहेगा। इसको हम लोग फिजिकल टर्म में एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब एक बराबर टाइप का स्टेट, जहाँ पे अब हीट एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो नहीं करेगा और हीट जो है हर समय हाइयर टेम्परेचर टू
लोअर टेम्परेचर के तरफ फ्लो करता है। इन नेचर, यस सर ऐसा हो सकता है कि हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म कर रहे हैं तो उसके एक पॉइंट पर ज़्यादा गर्म और दूसरे पॉइंट पर कम गर्म। कुछ देर के लिए होगा ये कंडीशन। देखो यहाँ पे जो फिगर बनाया है मैंने, इसमें कुछ देर के लिए नहीं, बहुत देर तक भी अगर तुम कैंडल से गर्म करोगी ना तो ये पॉइंट के जितना ये पॉइंट लास्ट तक भी तुम्हारा गर्म नहीं होगा। बिकॉज ये क्या है, ये नेचर में खुला हुआ है, इसको कंटिन्यूअस हीट नहीं मिल रहा है, जबकि इसको हम कंटिन्यूअस हीट कर रहे हैं तो ये पॉइंट हर समय ज्यादा ही गर्म रहेगा। धीरे धीरे यहाँ से पहुंचते 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 लास्ट पॉइंट तक होगा क्या, हीट जो है धीरे धीरे लॉस करते जाएगा टेम्परेचर में। यानी यहाँ का टेम्परेचर इस पॉइंट का टेम्परेचर इस पॉइंट के टेम्परेचर से कम ही रहेगा। तो इस रॉड में कंटिन्यूअस हीट फ्लो करेगा, जब तक हमारा कुछ काम है तब तक कंटिन्यूअस हीट फ्लो करेगा। ठीक है सृष्टि? सर तो हम लोग अगर मतलब वहाँ से कैंडल हटा देंगे तो दोनों पॉइंट पे इक्वल गर्म हो जाएगा। यस, कुछ देर में हो जाएगा वो इक्वल गर्म, कुछ देर में इक्वल वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद ऐसा स्टेट आएगा कि धीरे 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 सबका टेम्परेचर लो होने लगेगा। बिकॉज देखो जब हमने कैंडल हटाया, मान लो इसमें कुछ हीट था, लेकिन यहाँ के पॉइंट का जैसा मैं बता रहा हूँ हीट कम है, तो क्या होगा, उस समय भी धीरे 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 हीट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ से कैंडल हटा तो धीरे धीरे ये भी टेम्परेचर अब लो होने लगा। तो लो होने लगा तो कुछ देर के बाद अब इधर के तरफ हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी उतना गर्म था। ये खास करके देखे होगे ध्यान देने पे, कभी तुम लोग अगर कोई चीज बनवाने ले गए हो लुहार के पास, तो लुहार जिस चीज से पकड़ता है, जिस चीज को मान लो वो तुम्हारा कुदाल का कुदाल हो, चाहे बहुत सारे ऐसे चीज आते हैं लोहे के जिसको हम लोग दीवार को फोड़ने में या जमीन को खोदने में इस्तेमाल करते हैं, वे सब चीज को पिटवाने के लिए या उसमें धार बनवाने के लिए हम लोग लोहार के पास ले जाते हैं। तो वो भी यही काम करता है, इस पॉइंट को भी किसी ऐसे चीज से पकड़ेगा कि उसके हाथ तक गर्मी नहीं पहुंचे। अगर इस पॉइंट को गलती से भी वो पकड़ लेता है कई बार तो हाथ जल जाता है उसका। देखियो ना ये चीज, ये सृष्टि देखियो ना। हाँ, तो ये अब देखो जब हट गया ना हीट से, तो उसके बाद फिर देखी होगी कि वो बोलता है कि कुछ देर बाद इसको फिर तुम उठा लो। क्यों? क्योंकि अब ये धीरे धीरे ठंडा हो चुका है। या और भी काम करता है तो उस पर थोड़ा देर पानी गिरा देता है, वो बोलता है पानी डाल दो, या खुद भी पानी फेंक देता है, जिसके चलते उस पर पानी भाप के फॉर्म में उड़ के और उसका हीट लेके बाहर निकल जाता है। यस सर ऐसा नहीं है कि मतलब वो गर्म हो गया और हम लोग कैंडल हटा दें तो मतलब वो ठंडा हो गया, तो दोनों पॉइंट अलग अलग, मतलब पहला पॉइंट ठंडा होगा फिर दूसरा, ऐसा नहीं है दोनों एक साथ में ठंडा होगा। दोनों एक साथ ठंडा होगा, लेकिन कुछ देर तक ऐसा होगा दोनों एक साथ ही ठंडा होगा। इवन जो पॉइंट गर्म किया है हमने वो थोड़ा देर लगेगा ठंडा होने में, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम नहीं उसको कैच कर पाओगी। बिकॉज दोनों अब हुए क्या, कैंडल हटाते के साथ दोनों नेचर में फ्री हो गए। तो उस समय शुरुआत में तुम देखोगी क्या, अगर तुम्हारा हाथ यहाँ तक पहुंचता है तो ये कम गर्म होगा, हाथ यहाँ पे ले आओगी तो ये ज्यादा गर्म महसूस करोगी। लेकिन नेचर में खुलने के बाद वो तकरीबन दोनों एक ही समय पे ठंडा हो जाएंगे। बिकॉज जितना यहाँ पे जब तक ये ज्यादा गर्म रहेगा वो धीरे धीरे पास करता जाएगा, और इधर से ज्यादा हीट जल्दी जल्दी खत्म होगा, इधर से भी खत्म होने लगेगा क्योंकि अब कैंडल हट गया। तो ऐसा कंडीशन बहुत मिनिमम समय के लिए या नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं, बट वो बहुत माइल्ड समय के लिए होगा जिसको तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगी। इट मीन्स फॉर यू पीपल ये दोनों पॉइंट एक टाइम पे ठंडा हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो ये चीज जो है ये तीन तरह से होता है, फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट तीन तरह से होता है। ये तीनों तरह हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत।
कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन पहला प्रोसेस, ये हीट ट्रांसफर का वैसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक एंड से हॉटर एंड टू कोल्डर एंड फ्लो करता है। कैसे कंडीशन में? जब चीज जो है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। इट मीन्स ये पूरा एक सॉलिड टाइप का ऑब्जेक्ट हो जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोई बर्तन तुम गर्म पे रख दो और उससे उसके ऊपर एक थोड़ा सा टेढ़ा करके एक स्पून रख दो, तो जैसे जैसे तुम्हारा बर्तन जो है वो गर्म होगा ना, देखोगे वैसे वैसे वो तुम्हारा स्पून भी गर्म होते जाएगा। इवन स्पून से अगर कोई चीज लगा के, मेटल का कोई और चीज लगा के कुछ और दूर तक रख दो, उसको भी देखोगे गर्म होता जाएगा। क्यों हो रहा है ये ऐसा? बिकॉज दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। यानी ऐसा हीट का फ्लो जहाँ पे हीट जो है हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन फ्लो कर रहा है एंड जो सबस्टांस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जैसे ये एग्जाम्पल में इसी के रीजन के चलते ये हैंडल जो देखती हो, ये हैंडल तुम्हारे एक प्लास्टिक टाइप का चीज का बना हुआ होता है जिसको हम लोग इवोनाइट बोलते हैं। नॉट इवोनाइट, ये एक प्लास्टिक टाइप के चीज का बना होता है। जैसा कि तुम अपने प्रेशर कुकर का हैंडल देखती हो या इस पैन का भी हैंडल देखती हो, एक प्लास्टिक टाइप का बना हुआ चीज होता है जो इसमें हीट फ्लो। इंसुलेटर है, बट उसका एक स्पेशल नेम है, उसका एक स्पेशल नेम है जिससे वो बना हुआ होता है उस प्लास्टिक से। वो प्लास्टिक में ये प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत काफी हीट पर भी गलता नहीं है। जनरल प्लास्टिक देखोगी तो उसको आग के सामने ज्यों ले आओगी वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये बहुत काफी हीट बर्दाश्त करता है। इवन यहाँ से सटा हुआ जो पार्ट है वो भी जलता नहीं है। और इसका ये प्रॉपर्टी है, जैसा कि एक और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, तुम्हारा स्विच जो कि घर में हम लोग करंट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, उसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक का प्रॉपर्टी ये होता है कि उसको अगर हम जलाएंगे तो वो जल के राख हो जाएगा लेकिन गलेगा नहीं। वैसा ही ये भी एक थर्मोसेट प्लास्टिक है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त करता है। इसको ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो आदमी इसको पकड़े उसका हाथ जले नहीं, अदरवाइज हाथ जल जाएगा। बिकॉज धीरे धीरे हीट यहाँ से फ्लो होते जाएगा। अगर ये मेटल का बना हुआ है तो हाथ जल जाएगा। जैसा कि एक तवे में हम देखते हैं कि ये भी मेटल का होता है और उसका हैंडल भी अगर मेटल का हो तो उसको किसी कपड़े से पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज हाथ जल जाता है। तो ऐसा। यस गोपाल जी कुछ बोल रहे हो? सर हाँ बोलो सृष्टि। सर, अगर हम लोग कोई भी बर्तन रखते हैं आग पे और उसके ऊपर चम्मच रखते हैं तो पहले वो बर्तन गर्म होगा, फिर ना वो यस हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन में फ्लो करेगा। तो पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो चम्मच भी गर्म होने लगेगा। ये सही है। हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन हर समय फ्लो होगा, वो चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो, लेकिन तीनों में तरीका थोड़ा अलग है। एक जो है वो सॉलिड में होता है, दूसरा लिक्विड में होता है, एक बिना किसी कांटेक्ट के होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। फर्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन में यही होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के जब कांटेक्ट में होते हैं तो धीरे धीरे वो हीट को वहां से फ्लो कराते जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये हीट होगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा और हीट को ये धीरे धीरे इस तरफ पास करता जाएगा। इवन तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक रॉड ले लो और रॉड के लास्ट एंड पे यहाँ पे कुछ वैक्स लगा दो, देन
यहाँ से हम उसको कैंडल से गर्म करना शुरू करेंगे। कुछ देर बाद क्या देखेंगे, कि वो वैक्स जो है वो गल के गिरना शुरू कर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस रीजन स्लोली एंड इस कोल्डर रीजन को भी वो गर्म कर दे रहा है। गर्म करने के चलते वैक्स जो है वो मेल्ट कर गया और मेल्ट करके गिर जाएगा, जो कि हमें शो कर रहा है कि यस, हीट इज ट्रांसफरिंग इन दिस रॉड फ्रॉम द हॉटर रीजन टुवर्ड द कोल्डर रीजन। जस्ट ये तुमको इलस्ट्रेट करने के लिए या प्रैक्टिकली दिखाने के लिए उसने ये एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे वैक्स गिर गया, यानी इसका मतलब है कि हीट जो है धीरे धीरे इधर से फ्लो कर रहा है। ये हीट का फ्लो कब तक होता है? वही चीज ये तब तक होता है जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, यानी यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। लेकिन जब तक वो आग पे रखा हुआ है तब तक यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर बराबर होने से रहा। ये धीरे धीरे गर्म होते रहेगा और ये नेचर में ये धीरे धीरे ठंडा होते रहेगा। तो जब आग से हम हटाएंगे तभी ये धीरे धीरे कंडीशन आता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों चीज ठंडा होने लगते हैं। देन कंडक्शन जो है वो सॉलिड में ही होता है। अब सॉलिड में क्या होता है? गो टू द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है? याद है ये स्ट्रक्चर किसी को? टेल मी। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर किससे बना होता है? छोटे छोटे एटम से। एटम पढ़े हो ना? स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, इट इज एटम। क्लास 6 में था, ध्यान पे है? यस, यू पीपल हैव गॉन थ्रू ये स्ट्रक्चर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते थे। सॉलिड में एटम्स जो है वो बहुत काफी नजदीक रहते थे, लिक्विड में उसके एटम एक दूसरे से दूर रहते थे। याद है ना प्रीति? ओके। तो इसी एटम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखेंगे इसके एटम्स जो हैं एक दूसरे से बहुत काफी नजदीक होते हैं, एक दूसरे से कॉम्पैक्टली सटे हुए होते हैं। देन एज्यूम करो कि हम इस पॉइंट को हीट कर रहे हैं, देन इस पॉइंट का एटम जो है कुछ इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करेगा। अब वाइब्रेट करते करते क्या करेगा? ये दूसरे एटम को हिट कर देगा। दूसरे एटम को जाके हिट करेगा, जो टच करेगा वो भी उसको भी वाइब्रेट कराना शुरू करेगा। देन धीरे धीरे इसी तरह होगा क्या कि तीसरे एटम को, चौथे एटम को, पांचवें एटम को धीरे धीरे हिट करता हुआ उसको वो वाइब्रेट कराना शुरू करेगा और धीरे धीरे हीट एनर्जी का फ्लो होना शुरू होगा। आई एम जस्ट शोइंग अ एनिमेशन टू यू पीपल, इसको देखने की कोशिश करना। जस्ट इसमें जो हो रहा है उसमें भी वही हो रहा है। Wait. Try to see this candle. Everyone can see कि यहाँ पे जो एटम्स थे पहले कैंडल के पास वो रेड हॉट थे, और दूसरे कैंडल्स ये ये एटम्स जो थे, तुम्हारा ये रॉड का एटम है जिसको जस्ट एटॉमिक फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं, ये ब्लू कलर में थे यानी ठंडा था। पास वाला ये रेड हॉट था, ये धीरे 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 वाइब्रेट करते हुए दूसरे से टकराते हुए अपना हीट जो है लास्ट तक पास कर रहा है। सी दिस वंस मोर।
और धीरे धीरे ये भी पॉइंट गर्म हो जाएगा। So in this way actually the conduction happens। इसी तरीका से कंडक्शन होता है, यानी पार्टिकल्स जो है एटम के, जो एटम है वो दूसरे एटम से टकराता है, उसको भी वाइब्रेट कराता है, फिर तीसरे एटम से टकराता है, उसको भी वाइब्रेट कराता है, और धीरे धीरे जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर करता जाता है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। यानी ये गर्म होगा तो धीरे धीरे ये वाला भी गर्म हो जाएगा। लेकिन इस चीज में एक चीज ध्यान देना कि यहाँ का एटम जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इट मीन्स एटम का ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस जगह पे। उस जगह पे जस्ट हीट एनर्जी, जो हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्म पढ़ा था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वही हीट एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड में। करेक्ट फॉर एवरीवन? होप एनिमेशन जो देखे उससे सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक्चुअली जो उसमें वाइब्रेशन होता है, यानी कंपन के चलते एक दूसरे से वो टकरा के कैसे धीरे धीरे हीट जो है वो आगे बढ़ते जाता है। जो मैंने दिखाया वो छोटे छोटे एटम्स थे, और एटम जो कैंडल के पास थे वो रेड थे। यानी रेड दिखाने का मतलब ये है, रेड एक्चुअली में होगा नहीं वो, लेकिन वो जस्ट हॉट दिखाने के चलते उसको रेड दिखा रहा है कि रेड में था, और एटम जो है वो धीरे धीरे ब्लू के तरफ हिट करता गया। आगे वाले ब्लू को हिट किया तो वो भी धीरे धीरे गर्म हो गया सॉरी, वो भी धीरे धीरे गर्म हो गया। उसके बाद वाले को हिट किया तो वो भी धीरे धीरे गर्म हो गया, और ऐसे ही गोइंग फॉरवर्ड सभी को हिट करते हुए वो लास्ट तक पहुंच गया। और लास्ट तक तुमने देख पाया कि लास्ट के एटम भी धीरे धीरे रेड हॉट होते जा रहे हैं। एक बहुत फनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हारे स्कूल में, जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऑल्दो गर्ल्स साइकिल नहीं ले आती हैं तो गर्ल्स के लिए ये कंप्लेन नहीं है, लेकिन बॉयज ऐसा काम करते हैं। जब लास्ट में, बहुत सारे बॉयज ऐसा करते हैं, लास्ट में जब अपना साइकिल रखने आते हैं तो स्कूल में एक साइकिल स्टैंड टाइप का बना हुआ होता है, सब उसी में बच्चे अपने अपने साइकिल लगाते हैं। लास्ट में जो आता है वो करता क्या है ज्यादातर कि अपने बाद वाला अपना साइकिल खड़ा करेगा और अपने बाद वाले साइकिल को धक्का दे देगा। उससे होगा क्या कि एक साइकिल गिरा और धीरे 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 करते करते सारा का सारा साइकिल गिर जाता है। ये कितने लोग ऐसा करते हो विवेक? मेरे पास साइकिल नहीं। ओके, जस्ट फनी एग्जाम्पल, जस्ट, लेकिन ये काम कोई बात नहीं, जस्ट ऐसे ही मैंने नाम दिया। सो ये काम बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसे करने से उसके साइकिल का कुछ टूट जाए तो फिर घर जाने में प्रॉब्लम, बेचारे को पैदल जाना होगा। मान लो उसका ट्यूशन हो, वो भी उसके बाद प्रॉब्लम होगा, बहुत टाइम का लैप्स उसका होगा, टाइम कम पड़ जाएगा जाने के लिए, या दौड़ते दौड़ते जाना होगा, खाना भी खाने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसा प्रैक्टिस करते होगे, मैं जानता हूँ ये बात, इसमें से 1% 2% ऐसा दिमाग रखने वाले हो। आलोक है यहाँ पे, ये आलोक नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग टू एनी पर्सन, सॉरी, अगर किसी को जस्ट थोड़ा प्रॉब्लम लगा हो तो ऐसा मैं पिन पॉइंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली एटम जो है वो दूसरे को हिट करता है और धीरे धीरे हीट को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। सो ऑल टोटली दिस इज द कंडक्शन। कंडक्शन में ट्रांसफर होता है हीट एनर्जी का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, which is from the hotter region to the colder region, and this takes place in solid। ये solid में ही काम करता है। ये जो प्रोसेस है कंडक्शन का, ये solid में ही होता है, जो कि जिसका रीजन है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, जो कि धीरे धीरे हीट को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम द हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन।
सो एनी डाउट ऑन दिस टॉपिक टू एनी पर्सन? बताओ कोई भी, कोई भी डाउट या समझ में नहीं आया हो कोई भी? एनीवन? आई एम नॉट टेकिंग एनीवन इंफीरियर और एनीवन सुपीरियर, सभी यहाँ पे मेरे लिए बराबर है। फिर से अगर समझना है तुम बोल सकते हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है गोपाल जी? सत्येंद्र झा, ये आईडी से कौन ज्वाइन किया है अपना? यस, वंस अगेन। अच्छा, समझ में आ रहा है? ओके, सी देखो, जस्ट इसको क्लास बना के चलो। कोई भी ये प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं समझ में आया, उसको समझ में आ गया, सर फिर से नहीं बताएंगे या गुस्सा करेंगे। नो, यू पीपल आर इन लर्निंग फेज, समझ रहे हो तुम चीज को। हो सकता है ऐसा कि एक बार में नहीं समझ में आए, फिर से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट, प्रकृति में दो तरह के चीज पाए जाते हैं। एक को बोला जाता है कंडक्टर, दूसरे को बोला जाता है इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर भी दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर बोला जाता है, बिजली, एक बिजली का कंडक्टर बोला जाता है, दूसरे हीट का कंडक्टर बोला जाता है। इट मीन्स एनीवन इज टेलिंग एनीथिंग? अगर नहीं तो म्यूट पे रहो। सर, यस, टेल मी, सुन रहा हूँ। यस सर, मतलब बिजली से मतलब कैसे हीट को प्रोवाइड करते हैं। हीट को स्टार्ट किया था तो मैं बोला था हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में मैंने एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें मैंने बोला था कि जितना भी प्रकृति का एनर्जी है उसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में लेके जा सकते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी से भी हम हीट को बना सकते हैं, या हीट से भी इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी हम लेके आए अपने घर में और उससे एक बल्ब जला दिया हमने, वो येलो वाला बल्ब जो पहले जला करता था, CFL या LED नहीं, उसके पास अगर कभी हाथ रखे होगे अगल बगल भी तो वो बहुत काफी गर्म हुआ करता था। क्या हो रहा है उसमें? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट एनर्जी में फॉर्म हो रहा है, जो कि रेजिस्टेंस को लगा के हम किया करते थे। या हीटर का प्रेस आयरन का क्वाइल, प्रेस आयरन के पास हाथ ले जाओगे उसको गर्म देखने के लिए तो उसको भी हीट करता है। ये कैसे गर्म करता है, इसके लिए सिंपल अभी आंसर है, उसमें रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है क्लास 10 में, बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे समझ पाओगे, बिकॉज वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा। सो इलेक्ट्रिसिटी से हम वहां पे हीट चेंज कर लेते हैं। ओके, वी आर ऑन द टॉपिक कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है, ऑल्दो हम लोग यहाँ पे जनरल पढ़ेंगे, बट एक को बोला जाता है थर्मल कंडक्टर और एक को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लेकिन दोनों का डेफिनेशन मोर और लेस सेम है। कैसे? द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो चीज अपने थ्रू हीट को अलाउ करता है पास करने के लिए, या उसको अपने थ्रू रास्ता देता है, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टर। थर्मल मीन्स हीट, थर्म जो है वो वर्ड रिलेट करता है हीट से। जो चीज हीट को अपने थ्रू पास करने देता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टर। क्या लकड़ी अपने थ्रू हीट को पास करने देगा? नो। यस और नो? लकड़ी को एक पॉइंट से हम गर्म करेंगे, दूसरा पॉइंट भी गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रीति, क्या हीट लकड़ी को हम गर्म करेंगे तो दूसरे पॉइंट पर भी लकड़ी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा? नो सर। यस।
क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है हमारा, यानी यस बोलो। वो हीट के पास नहीं है। यस, वो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने नहीं। यस, कम अगेन बोलो। नो। सो जो अपने थ्रू हीट को पास होने देता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यहाँ पे हमारा कंसर्न है थर्मल कंडक्टर से, हम थर्मल कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंपली उसको हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसके एग्जाम्पल है हमारे एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, या जितने भी मेटल हैं दैट आर थर्मल कंडक्टर, जो अपने आप में हीट को पास होने देता है। इवन कई ऐसे भी चीज हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में होते हुए भी अपने थ्रू हीट को पास कराते हैं। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा ट्रांसफर का मेथड पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग। देन कम्स इंसुलेटर, जस्ट कंडक्टर का उल्टा। सी आई एम ऑलवेज टेलिंग, किसी भी चीज को रटने की मत कोशिश करो, उसको किसी चीज से कंपेयर करो। कंडक्टर इट मीन्स दिमाग में तुम्हारा सीधा आना चाहिए। कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है? हमारा तार है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। अब हमारा टॉपिक हीट पे है, तो हम लोग हीट पे आ जाए। ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट को अपने थ्रू पास होने देता हो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। ये हीट के चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं। सो इट इज थर्मल कंडक्टर और कंडक्टर। सिंपली अगर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देता है उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। सिंपल, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या थर्मल कंडक्टर नहीं लगाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पर तुमको आंसर करना होगा। इंसुलेटर, कंडक्टर का उल्टा। इंसुलेट, इंसुलेट यानी उस चीज को कवर कर देना या उस चीज को प्रोटेक्ट कर देना, इसका मतलब ये होता है। सो इंसुलेट करना यानी अब वो करेगा क्या? हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा, अपने थ्रू वो रास्ता नहीं देगा हीट को चलने के लिए। वैसे चीज को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। उसको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। पुअर मतलब खराब, जिसमें से हीट कंडक्ट नहीं करेगा, एंड उसको हम लोग इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुए हमारे प्लास्टिक, वुड, जो कि अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देता है। इसी के चलते बहुत सारा एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूं। पहले ये जो प्लास्टिक का हैंडल यूज होता है किसी भी बर्तन में, वो नहीं हुआ करता था। तो मैक्सिमम कुकिंग यूटेंसिल में हम लोग देखते थे, पहले का देखेंगे तो तवा, जिसका मैंने एक नाम लिया, तवा में भी देखेंगे लकड़ी का हैंडल लगाया जाता था लास्ट में। या तुम्हारे ऐसे चीज जिससे कि हमें तलना है या किसी चीज को गर्म निकालना है, उसके भी एंड में जाके प्लास्टिक अब होता है। पहले ज्यादातर लकड़ी लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो पुअर कंडक्टर है और इंसुलेटर है, जिससे कि हमारा हाथ जो है वो जलने से बच जाएगा। या कोई लोग अगर मेटल का, तुम्हारी माँ कोई मेटल का चीज यूज करती हैं जिसको तलने के लिए यूज करना है, तो जनरली उसके पीछे कपड़ा रख लेती हैं ताकि उनका हाथ जलने से बच जाए। बिकॉज क्लोथ इज और कॉटन क्लोथ इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर और इट वर्क एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह वो काम करता है, जो कि हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो नहीं करने देता है। तो ये हमें सेफ रखता है। तो दीज आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अंडरस्टूड इजिली बाय एवरीवन और एनी प्रॉब्लम? इंसुलेटर अच्छे से समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया? इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर। घर का एग्जाम्पल जनरली ले लो। घर के एग्जाम्पल में
ये फ्राइंग पैन, ये वाला जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, इसका हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक के तरह का एक ऑब्जेक्ट का बना हुआ होता है, देखेगा वो घर पे। क्यों? क्योंकि अगर ये मेटल का होता, ये वाला अगर मेटल का होता तो क्या होता, धीरे धीरे ये हीट होता और हीट धीरे 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 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता। तो ट्रांसफर होने से क्या प्रॉब्लम आता कि जब हम इसको टच करके उतारने की कोशिश करते तो हमारा हाथ जल जाता। तो ये प्रॉब्लम है, ऐसी चीज को हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग ऐसी चीज को इसको उतारने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, जिसमें मेटल हैंडल लगा होता है तुम्हारे फ्राइंग पैन में या पैन में, उसमें जिसमें मेटल हैंडल होता है उसको हम लोग कपड़े से पकड़ के उतारते हैं, ताकि कपड़ा जो है उसमें हीट का फ्लो इजीली नहीं होता है, जो कि हीट का पुअर कंडक्टर है और इंसुलेटर है। सो ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने थ्रू पास होने नहीं देते हैं उसको हम लोग पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं और इंसुलेटर्स का नाम देते हैं। अब ठीक है, गोपाल जी थे? ये तुम्ही ने बोला था ना गोपाल जी? नो सर, मैं नहीं बोला था। ओके, जो भी बोले थे क्लियर है अब? यस सर। ये कौन हो? अगेन कम विथ योर नेम। संजय कुमार जिनका नाम लिखा हुआ है। मैं कल्पना गुप्ता। अच्छा अच्छा सर, अब क्लियर है ना कल्पना? यस सर। सो दीज आर टू थिंग्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसमें इवन वाटर, एयर, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन इसमें भी हीट का फ्लो होता है। अदरवाइज पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता, गर्मियों के दिन में लू नहीं चलता, तो इसमें हीट का फ्लो दूसरे तरीके से होता है, ना कि कंडक्शन से होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इट इज योर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट का फ्लो किस तरह से होता है? सी, इसमें भी हॉटर टेम्परेचर से कोल्डर टेम्परेचर के तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन पिछले और इसमें ध्यान देना, यहाँ पे होता क्या है, गर्म पानी जो है, मान लो कि एक केतली में हमने पानी को गर्म होने के लिए बैठा दिया, जो कि चाय के लिए जनरली यूज करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे ज्यों ज्यों ये हीट करेगा केतली को, इसके भीतर का पानी क्या होगा, पानी यहाँ पे गर्म होगा और धीरे धीरे उसका बुलबुला जो है पानी में गर्मी लेके ऊपर के तरफ बढ़ेगा। सो यहाँ से लेके गर्मी को ये यहाँ तक पहुंचा दिया, जबकि ठंडा जो पानी का पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ भागेगा। ऐसा होगा क्यों? बिकॉज तुमने सुना है कि जो चीज हॉट हो जाता है वो लाइटर हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है। बुलबुला जो हमारा है वो हॉट जब होगा तो वो लाइटर हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो वो भी ऊपर की तरफ भागेगा। इसके और भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं गर्मियों के दिन में कि हवा जो है जब गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ भागता है, जिसके चलते इवन तुम लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा गर्मियों के दिन में कि पत्ते जो फीदर्स हैं यानी पंख जो है चिड़ियों के, वो कहीं कहीं पे हवा के साथ उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ। देखा है ना तुमने? सर, कन्वेक्शन का एग्जांपल लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। यस, लेके चल रहा हूँ, उस पर लेके चल रहा हूँ। उसी लैंड ब्रिज का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, घर के अगल बगल भी। बिकॉज लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज तो लोगों ने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, बट घर के अगल बगल छोटे छोटे बाउंडर उठते हुए, छोटे छोटे बाउंडर में क्या उड़ता है, तुम्हारा पत्ते उड़ जाते हैं। जब लू का सीजन आता है तो जनरली पत्ते जो है गोल 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 घूम के थोड़ा ऊंचाई तक उड़ते हैं, फिर गिर जाते हैं। ये चीज देखे हो ना सारे लोग? यस, सारे लोग देखे होंगे ये चीज, पत्ते का उड़ना, फिर धूल का उड़ना, धीरे 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 करके ऊपर उड़ जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर धूल गिर जाता है। ये इसी कारण से होता है क्योंकि वहां पे जो है गर्म हवा हो जाता है, और हवा गर्म होने के चलते जब ऊपर उड़ता है अपने साथ साथ हल्के चीजों को लेके उठने शुरू करता है।
सो यही कंडीशन इस केतली में भी हो रहा है। जब ये केतली गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे पानी को गर्म कर रहा है। पानी में गर्म होने के समय यस यस बोलो। टेल मी। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, बॉयल वाटर करते हैं, तो वो ऊपर निचला उजला क्यों बैठ जाता है? क्योंकि शायद प्रदूषण के चलते हैं। हम लोग को सर बताए हैं कि आजकल पानी भी अच्छा नहीं मिलता, इसलिए जब आप पानी को गर्म करेंगे तो नीचे उजला सा बन जाएगा। तुम प्रदूषण से क्या समझते हो, पहले ये बताओ तो। बोलो गोपाल जी, डरो नहीं, बोलो प्रदूषण से क्या समझते हो, बोलो। तुम प्रदूषण से जो भी समझते हो, जो भी तुम्हें आंसर आता है, जस्ट टेल मी फर्स्ट। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना ही समझे वो। हाँ बोलो। आजकल बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तुम प्रदूषण से जनरली समझते हो कि हवा का गंदा हो जाना, जो कि हम सांस लेने में प्रॉब्लम हमको करता है। लेकिन एक्चुअल में प्रदूषण का इतना ही मायने नहीं है। किसी चीज का भी अपने प्योर फॉर्म से गंदा हो जाना, अपने प्योर फॉर्म से गंदा हो जाना, प्राकृतिक रूप से नहीं, जब उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है ज्यादातर। जैसे पानी है, पानी में हम लोग करते क्या है, ले जाके नदियों में केमिकल्स बहा देते हैं इंडस्ट्री का, या घर का नाला पानी से कनेक्ट किया हुआ है, जो नदियों से कनेक्ट किया हुआ है घर का नाला, तो ये क्या करेगा, जाके रिवर को गंदा कर देगा। तो क्या होगा, रिवर का पानी भी धीरे 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 गंदा होते जाएगा, यानी वो वाटर का पोल्यूशन है। एयर का गंदा होना बहुत सारे डेंजरस गैसेस के चलते या बहुत सारे इंडस्ट्रीज के चलते, उसको हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है। सर ने तुमको बताया है पोल्यूशन, यस, ये भी एक तरह का पोल्यूशन होता है। लेकिन इसमें पोल्यूशन में हो क्या रहा है कि हम लोगों का जो पानी है जमीनी सतह का, वो धीरे धीरे गंदा होते जा रहा है। उसमें अलग अलग तरह के सॉल्ट मिलते जा रहे हैं। सॉल्ट जैसा कि एक सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, जिसको हम नमक बोलते हैं। ऑल्दो दूसरे तरह के भी सॉल्ट के बारे में पढ़ोगे तुम इस क्लास में। नमक ही ऐसा चीज नहीं है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को सॉल्ट बोलते हैं लोग। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों को, साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री, उसमें बहुत सारी चीजों को हम सॉल्ट बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में खाने वाला नमक नहीं है। बहुत सारी चीज उसमें मिक्स होते हैं। तो पानी भी जो है, जमीनी पानी, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे गंदगी मिलते जा रहे हैं, बहुत तरह के नमक मिलते जा रहे हैं, जो कि जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं या किसी चीज में लगातार पानी को बॉयल करें, हम इवन बॉयल की भी जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल पानी भी जो जमीन से निकाल के किसी चीज में रखते हैं, अपने बकेट में रखते हैं, उसको भी अगर 1 साल तक ढंग से सफाई ना करो या 6 महीने तक, उसमें भी देखोगे एक पतला व्हाइट कलर का परत बैठ जाता है। उसका रीजन ये है, जो पानी में मिला हुआ नमक है वो धीरे धीरे उस पर एक बाल्टी पे या बकेट पे लेयर बनाते जा रहा है। जब गर्म करते हैं हम किसी भी चीज में उसको, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस के द्वारा उसमें धीरे धीरे जो पानी में घुला हुआ नमक है वही बैठ के लेयर बनाते जाता है, जो कि हमारे पानी को एक्चुअली प्रदूषित कर रहा है वो नमक। इसी के चलते बोला जा रहा है आजकल कि जमीन का भी निकला हुआ जो पानी है वो भी पीने के लिए पूरी शुद्ध नहीं रह गया है। अब उसको भी हम लोग अब आरओ के थ्रू जब पास करते हैं तब जाके वो हमारे लिए प्योर होता है। अदरवाइज वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी वो भी पानी सही नहीं रहते जा रहा है पीने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग किसी न किसी प्यूरिफायर को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए शुद्ध पानी निकालने के लिए। ठीक है गोपाल जी,
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, कोई बात नहीं है, जो कि तुम्हारे टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड हो और तुम्हारे टाइम के विद इन मैं उसका आंसर कर सकूं। यस, आई विल गिव द आंसर, नो प्रॉब्लम। तो वो भी एक तरह का पानी का प्रदूषण है, वो बहुत तरहों से पानी में धीरे धीरे मिक्स होते जा रहा है, बिकॉज हम लोग जमीन का पानी धीरे धीरे बहुत काफी ज्यादा निकालते जा रहे हैं। दूसरा, जमीनी पानी में बहुत काफी गंदगी हम लोग मिलाते जा रहे हैं। बोलोगे कि जमीनी पानी में कैसे गंदगी मिला रहे हैं हम? नाले का जो पानी है वो भी जब नदियों में जा रहा है तो नदी का ही पानी वाटर टेबल बनाने में मदद करता है, या बरसात का पानी वाटर टेबल बनाने में मदद करता है, यानी जमीन के नीचे का पानी। तो धीरे धीरे जब नदी गंदा होते जा रहा है या बरसात का पानी जो नाली में गिरता है वो धीरे धीरे जब जमीन के भीतर पर्कुलेशन के द्वारा एंटर करता है। पर्कुलेशन याद है क्लास 6 का? सर मैं नहीं पढ़ा हूँ, जो आप बताते हैं क्लास 6 में पढ़े हो। अरे तुम अपने स्कूल में पढ़े होगे ना? सर पर उतना नहीं पढ़े हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। कैन एनीवन गिव द आंसर? पर्कुलेशन। प्रीति, सृष्टि, शिवानी, राजकुमारी, कोई भी ट्राई करना चाहोगी? पर्कुलेशन नहीं ध्यान पे। रेट ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ आ रहा है दिमाग पे? सॉइल का चैप्टर, सॉरी सॉइल का चैप्टर था, उसमें पर्कुलेशन था। किसी को नहीं दिमाग पे है? वेरी स्ट्रेंज। सो पानी धीरे धीरे जमीन में इंटर कर जाता है। कैसे? जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिट्टी में सूखता जाता है और वो जाके वाटर टेबल को बनाता है, यानी जमीन के नीचे का पानी बनाता है। अब उसी कंडीशन में जो पानी ऊपर का अगर गंदा रहेगा तो जाके नीचे के पानी को भी गंदा करेगा। इसी रीजन के चलते उसमें बहुत तरह के रासायनिक चीज जो है घुलते जा रहे हैं। इवन जमीन के नीचे से भी बहुत सारे प्राकृतिक हलचल के चलते भी पानी हमारा गंदा हो रहा है। सर कन्वेक्शन में ना, सर कन्वेक्शन में ही ना। मैं उसको पानी का गंदा होने का सिर्फ रीजन बता रहा हूँ, वो जो बोल रहा था उसी में मैंने बताया पर्कुलेशन। कन्वेक्शन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा जो मैंने बताया उसके आगे कल बताऊंगा। सो पर्कुलेशन जो था उसमें पानी धीरे धीरे गंदा होते जा रहा है और पानी में सॉल्ट मिलते जा रहा है, जो कि पानी में आके नीचे बैठ जाता है जब हम किसी चीज में पानी गर्म करते हैं। उजला परत जो वो बोल रहा था, क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसके क्या पूछा वो। टेल मी यस प्रीति, तुम्ही ने बोला शायद। क्वेश्चन सुनी ना क्या बोला वो? तो यही पानी के गंदा होने का रीजन है और पानी में इसलिए उजला उजला करके परत बैठते जा रहा है। सो कन्वेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि गर्म पानी धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाता है और ठंडा पानी ऊपर से नीचे आता है, और इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे सर्कल बनाते हुए पानी जो है पूरा गर्म होने लगता है। इवन पानी में गर्म होते समय देखे होंगे अगर उसी समय, तो बहुत बड़े बड़े। हाँ बोलो। सर कैसे होता है पानी गर्म ऊपर नीचे से? देखो यहाँ से जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये पार्ट पानी का गर्म हो जा रहा है, ये सर नो। हाँ, तो ये पार्ट पानी का गर्म हो जा रहा है। तो ये पार्ट में होता क्या है, पानी जो है वो हल्का हो गया और थोड़ा सा अपने साइज से एक्सपैंड कर गया, यानी फैल गया, क्योंकि चीज जब गर्म होता है वो फैलता है। सो इस रीजन के चलते यहाँ से जब पानी का वेपर यहाँ पे बन रहा है, जो कि देखने में नहीं आएगा, लेकिन देखोगे क्या यहाँ से बुलबुले उठते हैं, ऊपर तक जाते हैं वो बुलबुले, क्योंकि यहाँ का पानी गर्म हो गया है, अपने में हीट लिए हुए है, बहुत काफी गर्मी लिए हुए है। सो ये धीरे धीरे बुलबुला को लेके ऊपर जाएगा और यहाँ के पार्ट को भी गर्म करेगा, और ठंडा पानी जो कि नीचे का जगह खाली हो रहा है तो ठंडा पानी उसको भरने के लिए दौड़ रहा है। सो ये ठंडा पानी ऊपर का नीचे की तरफ भागेगा। इसी के तरह
सर्कुलेशन होना शुरू होगा पानी में, यानी एक चक्र बनना शुरू होगा। गर्म पानी बार बार ऊपर जाएगा, ठंडा पानी बार बार नीचे आएगा। वो कब तक होगा? जब तक इसमें भी एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए, यानी इस दोनों में जितना यहाँ का टेम्परेचर है उतना वहां का टेम्परेचर है। जब तक ये बन ना जाए तब तक पानी खौलता रहेगा, कंटिन्यूअस ये सर्कल चलता रहेगा। और पिछले में हमने देखा था कि जो एटम है, यानी एक पार्टिकल जो है वो हीट ट्रांसफर में एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन में हीट ट्रांसफर में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, एटम नहीं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी हीट को ट्रांसफर करने के लिए इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हीट का फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर वो हर जगह पे रहेगा बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड यानी चाहे वो गैस में भी हो सकता है, चाहे लिक्विड में भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हीट का ट्रांसफर गर्म से ठंडे की तरफ हो, रीजन क्या है? फ्लो ऑफ और मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, यानी जो लिक्विड है गर्म वो ऊपर जाएगा, ठंडा लिक्विड नीचे आएगा। ये पूरा एक सर्कुलेशन, एक साइकिल बनाएगा जिसके चलते धीरे 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 करके पूरा का पूरा पानी गर्म होते जाएगा। जब ज्यादा गर्म होगा तो भाप के फॉर्म में उड़ना शुरू करेगा, जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर गया। Yes, clear to everyone till this point? Yes. Okay. Then tell me other doubts about whole topic जो अभी तक मैंने बताया. Because I am going to stop the topic today. Again at 3 o'clock tomorrow we will be proceeding with the convection. Your next topic is convection, then convection, sea breeze, land breeze. We will come to know. Then radiation. उसके बाद हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? तो कोई भी प्रॉब्लम? जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द माइक, उसके बाद बोलो। वैसे भी तुम्हारा आवाज थोड़ा स्लो है। सर हम लोग कोई भी चीज अगर गर्म करते हैं तो इसीलिए सबसे पहले उसका सबसे नीचे वाला जो सरफेस है वो गर्म होता है। जहां से हम लोग गर्मी प्रोवाइड करते हैं वो पार्ट गर्म होता है। जो कैंडल में मैंने एग्जांपल दिखाया एनिमेशन वाला, उसमें राइट साइड का, तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट साइड, चलो लेफ्ट साइड का पार्ट जो है वो पहले गर्म हो रहा था, उसके बाद वो राइट में प्रोवाइड कर रहा था। नीचे का गर्म होना जरूरी नहीं है, गर्म होगा वो पार्ट जिस पार्ट को हम लोग पहले गर्म कर रहे हैं या वहां पे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पार्ट पहले गर्म होगा। क्यों? सिंपल कहानी है, बिकॉज हीट यहाँ पे हो रहा है तो इस पार्ट को पहले गर्म करेगा ना। सो नीचे हो ये जरूरी नहीं है। मान लो हम लोग यहाँ से हीट कर रहे हैं तो ये पार्ट पहले गर्म करेगा। ठीक है? यस सर। एनीवन एल्स? बोलो। ओके सर माने सर ना सब ना जितना नाला का पानी मतलब गंगा नदी में बहता है तो सर वो क्यों पवित्र है? क्योंकि सर हिमालय से वो बहती है, वो जड़ी बूटी निकल कर पाया जाता है, इसलिए वो पवित्र है। कौन बताता है कि अब गंगा जी का पानी शुद्ध रह गया है? सॉरी, गंगा जी का पानी जो है, पहले का गंगा जी का पानी जो कि तुम्हारे बे ऑफ बंगाल तक भी पहुंच जाता था, जब उसमें गंदगी नहीं डाला जाता था, उस समय का पानी जरूर शुद्ध था। लेकिन आजकल का गंगा जी का पानी जो निकाल के अगर उसमें टेस्ट किया जाए ना, उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, वो पानी दूषित है। इवन कई जगह का गंगा जी का पानी तो ऐसा स्थिति में है कि उसमें अगर स्नान करने जाओ तो बहुत लोगों के शरीर में रैशेज हो जाते हैं, खुजली हो जाता है, या बहुत लोगों खेत में अगर हम गंगा जी का पानी उठा के डालते हैं, फसल को भी ढंग से नहीं उपजने देता है, बिकॉज इतना काफी गंदा होते जा रहा है। तो आज का पानी वो नहीं रह गया है, पानी गंदा हो चुका है, शुद्ध नहीं है ये पानी अब। जैसे दिल्ली का जमुना नदी। यस,
हम लोगों का जस्ट एक धारणा है, मानना है कि हाँ ये हमारी माता की तरफ पूजी जाती हैं, तो इनको हम लोग शुद्ध मानते हैं, बस उतना ही रह गया है। अदरवाइज गंगा जी का पानी जो है वो अब शुद्ध नहीं है। ओके, सो hope no doubt in the topic now. So we can conclude the topic. Next we will be reading through convection and radiation. So bye to everyone. You people can disconnect.